नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है, किसे कहा गया है? तो विकल्प में है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या फिर रीति। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म होता है। आचार्य भामह को अलंकार शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, अलंकार। अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह या फिर उपमा। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संशय या आशंका हो वहाँ संदेह अलंकार होता है, तो इसमें संदेह अलंकार होगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? रामदूत अतुलित बलधामा में तो इसको काउंट करना है, तो काउंट करते हैं। राम, इसमें 3 मात्राएं हैं, इसमें भी 3, 6, 4, 10, 11, 12, 14 और 16। इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो है कुल 16 मात्राएं हैं। यह सममात्रिक छंद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, नरेंद्र, देवकीनंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। तो प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास यथार्थ की भावभूमि नहीं प्राप्त कर सके थे। तो जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वह देवकीनंदन खत्री को है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। तो शिरीष के फूल यह किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो एक ललित निबंध है। 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अन्य ललित निबंधों के नाम हैं मेरी जन्मभूमि, बसंत आ गया है, एक कुत्ता और एक मैना, अकुटज, देवदास। ये सभी रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, किसकी बात हो रही है? तो विकल्प में है रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं बताना है तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे इसका सही उत्तर। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन व्यंग्यकार है, जिसका प्रसिद्ध व्यंग है शिव शंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग या फिर रेखा चित्र। तो गौरा गाय जो है यह रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। महादेवी वर्मा ने हिंदी रेखा चित्र विधा को की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। इनके द्वारा रचित प्रमुख रेखा चित्र एवं संस्मरण इस प्रकार हैं, जिसमें है गौरा गाय, नीलकंठ, घीसा, सोना, रामा, बिंदा, सबिया इत्यादि। ये सभी रचनाएं जो हैं उनकी महादेवी वर्मा की हैं।
अगला प्रश्न है आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं, कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी या बुधिया। तो आकाशदीप का बताना है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह कहानी है आकाशदीप। इसके मुख्य पात्रों में हैं चंपा और बुद्धगुप्त। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपा और बुद्धगुप्त। अगला प्रश्न है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं, कौन है? सुंदरकांड के पात्र तो हनुमान जी पर आधारित है यह, तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, हनुमान पर। यह मुख्य पात्र हनुमान जी हैं इसमें। अगला प्रश्न है ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? विकल्प में है अग्र, मध्य, पश्च, यानी में से कोई नहीं। जीव के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है, तो इसके 3 भाग हैं, अग्र, पश्च और मध्य। ई किस भाग में आएगा? तो ई, ए, ये सभी जो है स्वर जीव के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं, तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मध्य में एक ही वर्ड उच्चारित होता है, वो होता है अ, और बाकी सभी जो है जीव के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है? तो अवधी कहाँ बोली जाती है? अवधी, तो अवधी बोली जाती है इलाहाबाद में, ब्रज बोली जाती है मथुरा में, भोजपुरी बोली जाती है बनारस में, और मैथिली बोली जाती है मुंगेर में। ये इसका सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकल्प में 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 4। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, कब माना जाता है? तो विकल्प में है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, या फिर 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाली किस धर्म की भाषा है? पाली जो है किस धर्म की भाषा है? विकल्प में है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर सिख धर्म। तो पाली जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं की पहली अवस्था है, जिसका समय 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन तक माना जाता है। पाली भाषा में अधिकतर जो है बौद्ध साहित्य का प्रणयन हुआ है, तो पाली में बौद्ध साहित्य। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक अर्थात सूत्र पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक की रचना हुई है। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इति धनादि बराबर इत्यादि, यह कौन सी संधि है इत्यादि में? इति धन आदि बराबर इत्यादि, इत्यादि जो है में यड़ संधि होगा। 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यड़ संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विकल्प में है रात, सांस, मूर्खता, मोती। तो रात होती है, सांस फूलती है, मूर्खता होती है, मूर्ख होता नहीं है, तो मोती होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, मोती जो है हमेशा पुल्लिंग शब्द है। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ विराम दिया हुआ है। तो अल्प विराम कैसे लगता है? यह अल्प विराम का निशान है, अल्प विराम। ये जो है यह निशान जो है अर्ध विराम का है, अर्ध विराम का है यह निशान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक का निशान ये होता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विकल्प में है राम ने किताब खरीदे, राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका अशुद्ध वाक्य एक है राम ने एक पुस्तक खरीदे, यह अशुद्ध हो जाएगा पहला विकल्प, बाकी तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है लड़की जाए, वो वाक्य किस काल में है? लड़की जाए। विकल्प में है पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। लड़की जाए, तो विकल्प में वर्णित वाक्य जो है संभाव्य भविष्यत काल का है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न है मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। विकल्प में है मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो संदिग्ध भूतकाल में बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा, संदिग्ध में आ जाएगा। विकल्प दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका, मोहन ने पढ़ा होगा, यह संदिग्ध भूतकाल है। अगला प्रश्न है इनमें से जायसी की रचना नहीं है। कौन रचना जायसी की नहीं है? तो विकल्प में है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये तीनों रचनाएं जो हैं जायसी की हैं। जो नहीं है वो कौन है? वो है इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, इंद्रावती। इंद्रावती जो है सूफी कवि, अन्य सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। अगला प्रश्न है बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है नरपति नाला, चंद्रबरदाई, धनपाल या फिर जगनी। तो बीसल देव रासो जो है यह नरपति नाला की रचना है, तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है रहीम, कबीर, बिहारी या फिर तुलसी। तो यह कबीरदास की पंक्ति है, तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिनु गोपाल बैरिनी भाई कुंजे, यह किसका पद है? तो विकल्प में है केशव दास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या फिर कबीरदास। किसकी यह पंक्ति है? तो यह सूरदास की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है रहीम किसके दरबार में थे? रहीमदास। तो विकल्प में है पृथ्वीराज, अकबर, तानसेन या फिर भोजराज। तो रहीम जो है कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में आते हैं। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये जो हैं अकबर के दरबारी थे। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद, दोहावली, श्रृंगार सोठा इत्यादि रचनाएं जो हैं रहीमदास की हैं। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो यह अगेय जी की रचना है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इजी क्वेश्चन है इसका सीधे उत्तर बता दे रहे हैं। अगेय जो हैं प्रयोगवाद या नई कविता के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो विकल्प में है रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी या फिर कामायनी। तो भूमिजा जो है राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, जो कि प्रगतिवादी कवि की किसकी रचना है? नागार्जुन की अप्रतिम रचना है भूमिजा।
विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीता जी को भूमिजा कहा जाता है क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थी। इस रचना में सीता को केंद्रीय महत्व दिया गया है। इस रचना के माध्यम से नारी शोषण व नारी मुक्ति की प्रस्तावना की गई है। अगला प्रश्न है, निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। तो निहार, रश्मि और नीरजा छायावादी कवियत्री एवं आधुनिक काल की मीरा कही जाने वाली कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। कौन सा रचना है? तो इसको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रिय प्रवास इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोगों को पता है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो विकल्प में है प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, आलोचक एवं व्यंग लेखक। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी की ख्याति जो है मूल रूप से आलोचक के रूप में है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आलोचक। इन्हें हिंदी में अकादमिक आलोचना का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आलोचना संबंधी इनकी प्रमुख रचनाओं में है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा रहस्य, साहित्यालोचन इत्यादि ये सभी रचनाएं जो हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ रचनाएं दिया गया है और उसके रचनाकार हैं। तो कौन सी रचना किसकी है? प्रेमचंद की रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद का। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद का हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी, आ वाला। जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा आकाशदीप। जैनेन्द्र जी का हो जाएगा अपना अपना भाग्य। अब भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का हो जाएगा निंदिया लागी, ये हो जाएगा इसे। अगला प्रश्न है, बड़ा कर लेते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। तो गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र और कौन है? विकल्प देखना पड़ेगा। अब स्कंदगुप्त रचना है तो जयशंकर प्रसाद भी होंगे। वरमाला जो है किसकी रचना है? पूरा विकल्प दिखा देते हैं आप लोगों को। जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो मिलाना है। तो गोविंद बल्लभ पंत की रचना है, गोविंद बल्लभ पंत की रचना है वरमाला, ये इनकी रचना हो जाएगी। स्कंदगुप्त हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की, और लक्ष्मी नारायण की रचना हो जाएगी सिंदूर की होली। सिंदूर की होली है जो विकल्प में आगे दिया गया है, सिंदूर की होली, आप लोग समझ जाएंगे। और उत्सर्ग जो है चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है उत्सर्ग, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खंड काव्य की परिभाषा है। तो खंड काव्य की परिभाषा क्या होगी? तो विकल्प में है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा का प्रस्तुति। विकल्प दूसरा है किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, या फिर किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। विकल्प 4 है पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। तो खंड काव्य की परिभाषा बताना है। तो किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत की जाती है खंड काव्य में।
तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दालंकार में यह नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उपमा। तो शब्दालंकार में नहीं आएगा, वो है उपमा अलंकार। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो विकल्प में है 3, 7, 8 या फिर 4। तो विकल्प में जो है छंद शास्त्र का जनक जो है पिंगल मुनि को माना जाता है। छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। तो उसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये तीनों जो है शब्द शक्ति के भेद हैं। जो नहीं है वो है श्रोता। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है इसमें भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, छोटा करना पड़ेगा, छोटा करने में दिख कम रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? तो बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है मेरी तीर्थ यात्रा, ई वाला सही हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है राष्ट्र का स्वरूप। बच जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र का है तात, एक क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, तो कौन नहीं है? तो विकल्प में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे या फिर 2 का व्यंग नाटक। नहीं बताना है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। तो इस अगला विकल्प देखते हैं शोक सभा, जीप पर सवार झिल्लियाँ। तो जो नहीं है वो है शोक सभा, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी रचना इन्हीं की है, जीप पर सवार झिल्लियाँ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो विकल्प में है बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस, आखिरी चट्टान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बचपन। बचपन महात्मा गांधी द्वारा रचित आत्मकथा है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह ग्रंथ है। निंदा रस हरिशंकर परसाई की रचना है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है। एक क्रम है इन सब का। अगला प्रश्न है किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? विकल्प में है जयदेव, भोजराज, भरतमुनि या फिर आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक में सर्वप्रथम ध्वनि को काव्यात्मा माना है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बौराए व पाए बौराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी लोग पता है कि इसमें यमक अलंकार है, यह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है प। तो विकल्प में है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थल जो है ओष्ठ है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओष्ठ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कौन वाली नहीं है? तो विकल्प में अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह नहीं है।
अगला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो विकल्प में है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या फिर मैथिली। तो हिंदुस्तानी यानी हिंदी व उर्दू का मिश्रित रूप है, जिसमें अरबी, फारसी व तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो हिंदुस्तानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो विकल्प में है गृह, घर, घड़ा या फिर बेगम। तो गृह जो है तत्सम शब्द है, घर जो है तद्भव शब्द है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह। घड़ा भी तद्भव शब्द है, बेगम फारसी शब्द है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो विकल्प में है सद धनजन, सधनजन, सज धनजन या फिर सत धनजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत धनजन, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो विकल्प में है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या फिर अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि इसका शुद्ध रूप होगा। अतिवृष्टि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिवृष्टि। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, संबंध कारक है या फिर कर्म कारक है या फिर करण कारक है? तो उपयुक्त वाक्य में पत्र जो है कर्म कारक है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो विकल्प में है मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई या फिर गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो विकल्प में वर्णित वाक्य में जो है मोहन ने रोटी खाई शुद्ध है। विकल्प तीसरा इसका शुद्ध उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प में है मुमूर्षु, सर्वज्ञ, सहिष्णुतु या फिर जिज्ञासु। जिसे किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो उसे क्या कहते हैं? जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग तो ऊँटनी होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊँटनी। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। कौन है जो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो विकल्प में है मलूक दास, धर्मदास, रैदास या फिर परमानंद दास। तो मलूक दास, धर्मदास और रैदास जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। इस धारा के शिखर कवि में कबीरदास को माना जाता है, और जो नहीं है वो है परमानंद दास, क्योंकि ये भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं परमानंद दास, जो अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तन चितौर मन राजा किन्हा, कौन नहीं है? भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा चंद मुख दिखावा, महचंद दिखा, मधुकर हंसी समुझाए, साह दे बूझति साँच न साची। तो जो नहीं है वो है तीसरा विकल्प, यह पद्मावत की पंक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो विकल्प में हैं केशव दास, सूरदास, तुलसीदास या फिर बिहारी दास। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे?
तो इस पर भी तो मूवी भी बन चुकी है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? 54 नंबर का क्वेश्चन है। तो संयोगिता के प्रति थे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम तुम्हारे घर आऊँ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियाँ मैं सेज जाऊँ, भोजन करूँ मैं सारा। 55 नंबर का क्वेश्चन है। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति या फिर भूषण। तो यह मीराबाई की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो विकल्प में है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेमपति या फिर यशोधरा। तो जो रचना नहीं है उसमें है भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये सभी रचनाएं जो हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जो प्रेम पथिक है यह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो कुकुरमुत्ता विकल्प ही पर्याप्त है नाम बताने के लिए कि यह किसकी रचना है। तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। तो यह निराला जी की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, निराला। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना, ये सभी रचनाएं जो हैं निराला जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन जी का नाम बताना असली। तो विकल्प में है कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र या फिर वैद्यनाथ मिश्र या रामनाथ शर्मा। तो नागार्जुन जी का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन जो है मूल रूप से प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित कवि थे। नागार्जुन जो है यात्री उपनाम से रचनाएं भी किए हैं नागार्जुन जी। अगला प्रश्न है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तीसरे सप्तक का कवि बताना है। तो विकल्प में है केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो नई कविता या तीसरा सप्तक के कवि का नाम बताना है। तो केदारनाथ सिंह जो हैं 1959 में प्रकाशित तीसरे सप्तक के कवियों में सम्मिलित हैं केदारनाथ सिंह। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। इनके साथ हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, ये सभी जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अलंकारों के कितने भेद हैं? विकल्प में है 8, 12, 6 या फिर 3। अलंकार को काव्य का शोभा कारक तर्क माना जाता है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, जिसमें है शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प में है दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यमती या फिर सेवा सदन। तो वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृगनयनी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृगनयनी
की रचना जो है वृंदावन लाल वर्मा ने की है। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यह यशपाल की रचना है। यशपाल नाम बता दे रहे हैं बस। भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी की है। सेवा सदन सबको पता है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प में है बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ या फिर बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा मार्क्सवादी रचनाकार यशपाल की रचना है, जिसका मुख्य पात्र जो है बग्गा साहब है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, बग्गा साहब। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। तो युगे युगे क्रांति नाटक विधा की रचना है, जिसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण माने गए हैं? तो विकल्प में है 12, 9, 20 या फिर 3। वामन के अनुसार बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, वामन ने 20 गुण माने हैं। 20 विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो पहले काव्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। पंक्ति है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा गुण है? तो विकल्प में है माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या फिर रजोगुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, माधुर्य गुण हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो विकल्प में है 8, 3, 10 या फिर 7। तो काव्य दोष जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न बताए गए हैं, तो जो एक विकल्प इसमें भी सही नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाए। किसी के अनुसार पूछता तो बताने में आसानी होती। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी। 2 विकल्प इसमें नहीं दिख रहे हैं। विकल्प में है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी। 2 विकल्प हम बता दे रहे हैं, गिरिराज किशोर और गोविंद दास। गिरिराज किशोर, अब नहीं लिखा पाएगा, और गोविंद दास। तो यह किसकी रचना है? तो यह प्रसिद्ध रचना जो है भीष्म साहनी की है। विकल्प में है उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, भीष्म साहनी की रचना है। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।